हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल को शुरू करने वाले हैं और ये बेसिकली आपका जो है ना वो इंट्रोडक्शन है। और वो किसका इंट्रोडक्शन है? तो इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.3 इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.3 को बनाने के लिए हमें क्वाड्रिलेटरल को समझना जरूरी है। अब क्वाड्रिलेटरल को बहुत डिटेल से समझना पड़ेगा। आपके हेल्प बुक में क्या है ना कि अलग अलग चैप्टर में डिवाइड कर दिया है, जैसे पॉलीगन अलग कर दिया, क्वाड्रिलेटरल अलग कर दिया, बट एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर में सारी की सारी चीजों को दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो हम हेडिंग लगाते हैं क्वाड्रिलेटरल। तुम भी फटाफट से हेडिंग लगाओ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और देखते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और इसके टाइप्स, काइंड, सारी चीजों को अभी हम लोग बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, ये बेसिकली 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है। और इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? ए सिंपल क्लोज्ड फिगर, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, ए सिंपल क्लोज्ड फिगर having 4 sides and having 4 sides and 4 angles, 4 sides and 4 angles, ठीक है। ऐसा सिंपल क्लोज फिगर जिसमें 4 साइड्स हो एंड 4 एंगल्स हो। जैसे देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्वाड्रिलेटरल, एग्जैक्टली ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है बेटा, ठीक है, जिसमें 4 साइड्स होंगे। यहाँ पे देखो तो कितने सारे साइड्स हैं, तो यहाँ पे 4 साइड्स हैं। हम इसका नेमिंग कर लेते हैं सबसे पहले ए बी और सी और डी, ठीक है। आपको क्या करना है ना, नेमिंग करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि कभी भी नेमिंग या तो हम क्लॉकवाइज में करेंगे या फिर हम एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे ए लिख दिए, बी लिख दिए, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि नेमिंग करने का कुछ तरीका है जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है। एग्जैक्टली समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे देखो कि क्वाड्रिलेटरल ये बन गया, इसलिए बना क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से साइड्स हैं उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे जो साइड्स हैं बेटा, वो एक तो ए बी है, बी सी, सी डी और डी है। यहाँ पे 4 साइड्स हैं, ए बी, बी सी डी एंड डी ए, ठीक है। यहाँ पे 4 साइड्स आपको पता चल गया। देख बेटा ए बी, इसको हम लोग साइड बोलेंगे, बी सी ये भी हमारा साइड है, सी डी साइड है और डी ए साइड है। एग्जैक्टली आपको बात समझ में आ चुका है कि साइड क्या होता है। साइड के बाद यहाँ पे जितने साइड्स होते हैं उतना ही एंगल्स होते हैं, ये बात आपको पहले से भी पता है, पॉलीगन में भी मैंने बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने सारे साइड्स हैं, 4। तो एक तो एंगल ए है, दूसरा एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो इन बातों को भी लिख डालते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। एग्जैक्टली 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स के बारे में आपको पता चल गया। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सिंपल सा बात है कि 4 साइड्स वाले पॉलीगन को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं ए पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। एग्जैक्टली। चलो अब आपने क्वाड्रिलेटरल समझ लिया, तो थोड़े से इसके काइंड्स को भी समझना जरूरी है। तो हम हेडिंग लगाते हैं यहाँ पे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के काइंड्स को बेटा यहाँ पे जानेंगे, समझेंगे। अब देखो उसमें जो सबसे पहला काइंड है ना, वो एग्जैक्टली ट्रेपेजियम को समझना है, ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे फटाफट से हेडिंग हम भी दे रहे हैं, तुम भी दे लो, ट्रेपेजियम। क्या? ट्रेपेजियम, ठीक है। अब ये ट्रेपेजियम होता क्या है? तो ट्रेपेजियम के बारे में जानना और समझना कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर साइड जो है ना वो पैरेलल होना चाहिए। देखो पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल, देखो शॉर्टकट में लिख दिया क्वाड, क्वाड मींस क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ इक्वल्स पैरेलल साइड बेटा, पैरेलल होना चाहिए, इक्वल नहीं, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। एग्जैक्टली आपको यहाँ पे ये पता चला, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर पैरेलल होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि देखो ये साइड हो गया और ये वाली साइड हो गया, ठीक है। ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल है तो बेटा हम एरो से दिखाएंगे, एग्जैक्टली ये पैरेलल हो गया। एक पेयर पैरेलल हो गया ना, बाकी दूसरा अनपैरेलल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अनपैरेलल रहेंगे तो एग्जैक्टली हम इस तरीके से बना देंगे। ये थोड़ा सा क्या हो गया, इसको इरेज करके देखते
देखते हैं पूरा इरेज तो नहीं होता है, हाँ एग्जैक्टली इतना सा हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया। ट्रेपेजियम क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला जो साइड है बेटा वो इस वाले साइड के एग्जैक्टली पैरेलल जा रहा है। पैरेलल, पैरेलल कहने का मतलब कि इसको इनफाइनिटली कितना भी आगे बढ़ा लो कहीं पर भी ये इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है, या फिर तुम इसको पीछे भी प्रोड्यूस कर लो तब भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एंड दैट लाइन इज पैरेलल लाइन, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ट्रेपेजियम के लिए बस इतना सा सोचना है कि एक पेयर साइड या अपोजिट साइड्स एक पेयर केवल और केवल पैरेलल होना चाहिए, बाकी अनपैरेलल होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, पहले नेमिंग इसका कर देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। ये हमने ट्रेपेजियम का नेमिंग कर दिया। तो यहाँ पे ए बी सी डी के पैरेलल है तो एग्जैक्टली यहाँ पे लिख डालेंगे ए बी पैरेलल टू डी सी। बेटा ए बी और पैरेलल आपस में, ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है, इसका मतलब हो गया बेटा पैरेलल, ठीक है। ये साइन है, नोटेशन है, ठीक है। बस ऐसे ऐसे कर दो, ये पैरेलल का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी किसके पैरेलल है बेटा? डीसी के पैरेलल है। अच्छा, ये वाली जो साइड है एडी और बीसी वो कैसे साइड्स हैं? तो नॉन पैरेलल साइड है। तो हम यहाँ पे लिख डालते हैं ए बी, नहीं ए बी नहीं बेटा ए डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए डी एंड बी सी आर नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड, ठीक है। ये दोनों आपके नॉन पैरेलल साइड्स हो गए। बोलो क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? हमने अभी तक क्वाड्रिलेटरल देखा और क्वाड्रिलेटरल के एक काइंड ट्रेपेजियम को हम लोगों ने देख लिया और बहुत अच्छे तरीके से देखा। बेटा आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्योंकि इतना आसानी से मैं तुमको समझा रहा हूं कि कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। सिंपल सा ट्रेपेजियम क्या है? तो ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें वन पेयर पैरेलल होता है, बाकी दोनों के बारे में मुझे कुछ आता पता नहीं, दोनों चाहे जैसा भी हो, पैरेलल हो अनपैरेलल हो उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को, बस केवल और केवल एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। अच्छा, आपने इतना समझ लिया। तो इसी ट्रेपेजियम में एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी होता है, तो उस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को भी समझ लो। आइसोसेलेस ट्रायंगल तुम जानते हो कि नहीं जानते हो बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल में कुछ चीजें तुम्हें ये पता होती है कि उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो उसी तरीके से आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में भी दो साइड इक्वल होते हैं, बट कौन से साइड? तो नॉन पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे, यहाँ पे डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। एग्जैक्टली यहाँ पे हम लिख देते हैं कि नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। बेटा नॉन पैरेलल वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा होगा। देखो यहाँ पे हमने एक साइड लिया और ये दूसरा साइड ले लिया और दोनों साइड को हमने क्या किया बेटा? पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये नॉन पैरेलल साइड जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा हमारा ये वाला भी साइड होगा, यानी कि दोनों साइड हमारे जो नॉन पैरेलल थे वो इक्वल हो गए। इसका मतलब ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है। हम यहाँ पे अगर नेमिंग करते हैं ए बी सी डी तो हमें ये पता चलता है कि ए बी तो डीसी के पैरेलल है ही, क्योंकि एक पेयर तो पैरेलल होना मस्ट है, तभी तो वो आपका क्या कहलाएगा? ट्रेपेजियम कहलाएगा। तो ए बी पैरेलल डीसी ये कंडीशन तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में क्या कंडीशन बनेगा कि ए डी इज इक्वल्स टू बी डी, ए डी इज इक्वल्स टू बी डी नहीं बेटा बी सी, ठीक है। ए डी किसके बराबर हो जाएगा? तो बी सी के बराबर होगा। नॉन पैरेलल साइड्स हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, गौर से देखना, इसमें डायगोनल भी बनेंगे। तो अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का डायगोनल बनता है, ये डायगोनल हो गया, यानी कि अपोजिट साइड एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के जो मिलाने वाले लाइन सेगमेंट होते हैं ना, उसी को हम लोग डायगोनल बोलते हैं। तो एग्जैक्टली ये भी हमारा डायगोनल हो जाएगा। तुम बहुत अच्छे से जान चुके हो पॉलीगन में कि डायगोनल किसको कहते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के जो डायगोनल होते हैं बेटा वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम इन बातों को लिख देते हैं कि डायगोनल AC जो है, डायगोनल देखो शॉर्टकट में हो गया, डायगोनल AC इक्वल हो जाएगा कौन से डायगोनल के? BD के। तो यहाँ पे हम लिख दिए डायगोनल BD। AC और BD दोनों डायगोनल आपस में बेटा इक्वल हो जाएगा। किसका? तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का। देखो एक ट्रेपेजियम ऐसा भी हो सकता है बेटा, यहाँ पे ये देखो एग्जैक्टली बताना ये ट्रेपेजियम है या नहीं है। ये भी ट्रेपेजियम है, और यहाँ पे जो नॉन, ये तो पैरेलल साइड हो गया, और नॉन पैरेलल साइड बेटा ये वाला हुआ जो बिल्कुल डिफरेंट है दोनों। तो इसमें हम नहीं बात कर रहे हैं, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं है, बट ये हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। अब इसमें क्या है
उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल, यानी एक पेयर साइड पैरेलल है, यहाँ पे आपका नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, उसके बाद डायगोनल्स भी इक्वल हैं, साथ में जो बेस एंगल होता है ना वो बेस एंगल भी इक्वल होता है। बेस एंगल बोले तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। तो उन बातों को लिख डालते हैं कि बेस एंगल इक्वल्स, बेस एंगल्स आर इक्वल। जो बेस एंगल होंगे ना बेटा वो इक्वल होंगे, बोले तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर हम ऊपर डीसी को बेस मान लेते हैं तो ये डी और सी भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एंड करके लिख देते हैं एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C। ये सब कहानी हम किस में लिख रहे हैं बेटा, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में लिख रहे हैं। ध्यान रखना, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बेस एंगल्स क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री कहने का मतलब क्या हुआ, पहले लिख लो, उसके बाद समझा देते हैं। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब पता है कि सम 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री मतलब कि सम 180 डिग्री। देखो यहाँ पे हम रेड कलर से बना रहे हैं, ध्यान देना। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ये हमारा इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और ट्रांसवर्सल है तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ये दोनों हुआ बेटा, यानी कि ए और डी को ऐड करने पे 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो गया। उसी तरीके से ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और ट्रांसवर्सल में एक ही तरफ के दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो वो 180 डिग्री आएगा, यानी बी और सी को भी ऐड करने पे 180 डिग्री आएगा। तो फाइनली तुम यहाँ पे बहुत सारी चीजों को बेटा समझ लिए, ठीक है। यहाँ पे तुमको समझ में आ गया, तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा साफ सुथरा कर देते हैं, फिर हम तुम्हारी बातों को लिख डालते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे थोड़ा सा देखो सप्लीमेंट्री होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कौन कौन से एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, या फिर नहीं है इक्वल तो नहीं होंगे, यहाँ पे ऐड उसका 180 होगा। ए और डी को ऐड करने पे 180 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। उसी तरीके से आपको बी और सी को भी ऐड करने पे 180 डिग्री आएगा, एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दो बातों को भी आप ध्यान में रखोगे। तो फाइनली आपने आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में इतनी सारी चीजों को एक एक करके पढ़ लिया, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेपेजियम है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके किताबों में क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट ट्रेपेजियम बेटा, आपको ट्रेपेजियम के बारे में अगर कहना होगा, सोचना होगा, देन आप क्या कहोगे, सोचोगे कि बस एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, बाकी दूसरे से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लेते हैं कि हमने बेटा रेक्टेंगल बना दिया, तो रेक्टेंगल आता है ना, हालांकि हम लोग डिटेल में रेक्टेंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं, टेंशन ना लेना, ठीक है। बट अगर मैं रेक्टेंगल बना दिया तो क्या रेक्टेंगल आपको बताना है कि ट्रेपेजियम होगा? तो तुम कहोगे कि रेक्टेंगल का तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होता ही है बेटा, एक ही नहीं दो दो पैरेलल हो जाता है। बट दो से हमें क्या मतलब है, एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। एक पेयर पैरेलल है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रेपेजियम हो गया। अच्छा, स्क्वायर के बारे में सोचना, तो क्या स्क्वायर में भी एक पेयर साइड पैरेलल होता है? ठीक है, स्क्वायर के बारे में पता है ना, जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं बेटा। स्क्वायर में जरा बताना, तो हाँ उसमें एक ही क्या सर, दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक हो गया ना, दूसरा से तो कोई मतलब ही नहीं रखना, तो ये भी हमारा ट्रेपेजियम हो गया। अच्छा, रोम्बस के बारे में पता है, इसी स्क्वायर को क्या करो, धक्का मार दो, ठीक है। जैसे ही धक्का मारोगे इसका नक्शा बिगड़ जाएगा। कैसा नक्शा बिगड़ेगा, देखो बिगाड़ देते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली इस तरीके से कर करके आप बना दोगे, देखो नक्शा इसका बदल करके ऐसा हो गया। सभी साइड्स तो इक्वल होंगे, बट क्या हो गया ना कि ये बिल्कुल टेढ़ा हो गया, तो आप इसको कहते हो कि ये रोम्बस है। तो जरा हमें बताना कि रोम्बस भी क्या ट्रेपेजियम होगा? तो तुम कहोगे यस सर, रोम्बस के भी दोनों साइड्स पैरेलल होते हैं, बट दोनों से क्या मतलब, एक हो गया ना, इसका मतलब कि रोम्बस भी हमारा ट्रेपेजियम हो जाएगा। अच्छा, रोम्बस के बाद एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम कब बनता है, तो जब आप रेक्टेंगल का नक्शा को बिगाड़ देते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया कि कोई बच्चा आया इधर से धक्का मारा और रेक्टेंगल के नक्शा को बिल्कुल
बिल्कुल इस तरीके से बना डाला, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम, पैरेललो नहीं बेटा, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये जो पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। बहुत डिटेल में हम लोग पैरेललोग्राम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये सब के सब हमारे ट्रेपेजियम है और साथ साथ में पैरेललोग्राम भी है। पैरेललोग्राम में कहा जाता है कि अपोजिट दोनों साइड्स पैरेलल होना चाहिए, जो यहाँ पे सभी के सभी फॉलो करते हैं। बट मुझे दोनों से क्या मतलब, एक पैरेलल होना चाहिए, वो ट्रेपेजियम हो गया, तो ये भी हमारा ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन किया जाएगा कि ऑल रेक्टेंगल्स आर ट्रेपेजियम, तुम कहोगे ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ट्रू। ऑल रोम्बसेस आर ट्रेपेजियम, ट्रू। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, ट्रू। कहने का मतलब ये है कि इन सभी में अपोजिट पेयर तो पैरेलल होता ही होता है, दोनों पेयर पैरेलल होता है, बट ट्रेपेजियम बताने के लिए केवल एक पेयर की नीड होती है, तो एक पेयर तो हो ही जाएगा। तो चलो बेसिकली आपने बहुत अच्छे से घुमा फिरा करके ट्रेपेजियम को पढ़ लिया। तो अब एक नए क्वाड्रिलेटरल की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और वो जो नया क्वाड्रिलेटरल है वो है बेटा काइट। काइट का हिंदी पता है क्या होता है? काइट का हिंदी पतंग होता है, पतंग। और तुमने पतंग को बहुत अच्छे से जान रखा है। देखो पतंग होता क्या है, उससे पहले आप इसको डेफिनेशन को लिख रहे हैं, तुम भी लिखो और इसको पढ़ो पहले अच्छे से। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, तो हम लिखेंगे ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट मीन्स बेटा अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बेटा लगातार, तो टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है, ऑफ इक्वल साइड्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके पास दो अलग अलग लगातार साइड्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। हमने यहाँ पे एक ऐसा बना लिया और दूसरा ऐसा बना लिया, ये दोनों आपस में बेटा इक्वल लेंथ का है, ठीक है। तो एक पेयर तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव है, लगातार है, अगल बगल में है, इसका मतलब एक पेयर इक्वल हो गया। दूसरा पेयर भी तुम्हें बनाना है बेटा, इक्वल ही बनाना है, ठीक है। हो सकता है कि इक्वल ना बने, बेटा कैसे ना बनेगा, बना ही डालेंगे, ठीक है। ये देखो अब ये दूसरा पेयर हमने बना डाला और ये भी आपस में इक्वल है। कहने का मतलब क्या है, समझोगे कि ये दोनों अगल बगल वाला ही इक्वल होना चाहिए। ये देखो ये और ये आपस में अगल बगल है, कॉन्जिक्यूटिव है, तो कॉन्जिक्यूटिव इक्वल है। ऐसे कितने सारे हैं पेयर, तो बेटा एक पेयर इधर बना और एक पेयर इधर बन गया, तो दो पेयर बन गए। दो अलग अलग लगातार साइड्स इक्वल हैं, यहाँ भी इक्वल हैं, इसका मतलब कि ये काइट बन चुका है। तो फाइनली तुम्हें काइट के बारे में पता चल गया कि काइट कैसा होता है। तो जब ये काइट है तो यहाँ पे कौन कौन से साइड्स इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं। ये हुआ ए बी सी डी, तो तुम कहोगे ए बी इज इक्वल टू ए डी है सर। सबसे पहले ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है और दूसरा बी सी डी सी के इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू डी सी है। ये दो बातें तो यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। आपने इन चीजों को समझ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे डायगोनल भी होते हैं। डायगोनल कहने का मतलब कि ये डायगोनल हो जाएगा बेटा, एक डायगोनल इधर आया और यहाँ पे दूसरा डायगोनल इधर गया। अब दोनों डायगोनल की खास बात ये है कि दोनों डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। पहली बात तो ये समझ लिए कि दोनों डायगोनल आपस में कैसे होंगे बेटा, परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे हम एक बात लिख देते हैं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या हुआ कि बेटा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दोनों डायगोनल ईच अदर 90 डिग्री के एंगल्स को तैयार करेंगे। अब यहाँ पे 90 है तो बेटा यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा। इतना सारा अंडरस्टूड है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होगा। अच्छा एक बात पता है, ये जो बड़ा वाला डायगोनल गया है ना, बहुत खतरनाक है। ये गया और जा रहा था तो छोटे वाले को आधा आधा कर दिया, देखो आधा इधर और आधा इधर बांट दिया। तो हम ये कहेंगे कि डायगोनल बाइसेक्ट, ग्रेटर डायगोनल बाइसेक्ट द स्मॉलर डायगोनल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रेटर डायगोनल, जो बड़ा वाला है ना, ग्रेटर डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। बाइसेक्ट स्मॉलर डायगोनल, स्मॉलर डायगोनल, बस हो गया। ग्रेटर डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉलर डायगोनल, ये बड़ा खतरनाक है, जाते जाते दोनों को दो इक्वल पार्ट में बांट दिया। इसका मतलब ये हो गया कि DO इज इक्वल्स टू BO। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि DO इज इक्वल्स टू BO,
एग्जैक्टली यानी आपको ये पता चला कि छोटा वाला जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट हो जाए, बट छोटा वाला बेचारा एकदम से शरीफ है, वो गया क्रॉस कर रहा था तो आधा आधा नहीं किया बट कट जरूर कर दिया, ऊपर छोटा और नीचे बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें बस इतना सा मतलब है कि डायगोनल जो है वो 90 डिग्री बनाएगा एक दूसरे से, और दूसरी बात कि बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखना पड़ता है और तुम ध्यान में इसको रखोगे भी, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल के बाद ट्रेपेजियम को देखा, ट्रेपेजियम के काइंड्स वगैरह देख लिए, एंड काइट को देखा। काइट के बाद फाइनली अब हम लोग चले आते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से क्वाड्रिलेटरल को पढ़ना है जिसका नाम है पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये जो पैरेललोग्राम है बेटा, इसको शॉर्टकट में पैरेलल और जीएम बेटा ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर डालते हैं, पैरेललोग्राम। अब ये जो पैरेललोग्राम है ये एक्चुअली में एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है मतलब कि इसके 4 साइड्स होंगे बट अपोजिट साइड्स जो है ना वो पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल डेफिनेशन लिखते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides, whose opposite OPPOSIT, whose opposite sides are parallel, जिसके जो अपोजिट साइड्स है ना बेटा वो पैरेलल होंगे। देखो ट्रेपेजियम से थोड़ा सा ये अलग है, ज्यादा अलग नहीं है, बस थोड़ा सा ये अलग है। थोड़ा अलग कहने का मतलब कि ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल होता था, यहाँ पे दोनों के दोनों पेयर पैरेलल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि देख बेटा ये वाला जो है बिल्कुल पैरेलल होगा इसके, ठीक है, और ये वाला जो है बेटा इसके पैरेलल होगा। यहाँ पे समझ लो ये वाला इसके पैरेलल हो गया। एरो कहने का मतलब कि हम यहाँ पे पहले नेमिंग ही कर देते हैं ABCD, ठीक है। यहाँ पे B हो गया, एग्जैक्टली ये C है और ये D है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि AD जो है वो BC के पैरेलल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं AD पैरेलल टू BC। ये तो पहला हो गया कंडीशन। एंड दूसरा कंडीशन ये भी एक से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे AB पैरेलल टू DC, तो एग्जैक्टली यहाँ पे लिख देंगे AB पैरेलल टू DC। ये दोनों एक साथ क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अगर दोनों एक साथ फुलफिल हो गया देन आप क्या कहोगे कि एग्जैक्टली ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं बेटा, तो पैरेलल होते हैं, दोनों पेयर को पैरेलल होना पड़ेगा। तो इतनी सी बात समझ लिए। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी छोटी छोटी बातों को समझना है। छोटी छोटी बात क्या है कि अपोजिट साइड्स किसको कहते हैं, अपोजिट एंगल्स किसको कहते हैं। तो पहले हम लोग अपोजिट वाला केस को देख लेते हैं। अपोजिट यहाँ पे साइड्स कौन कौन से होंगे। अपोजिट साइड्स कहने का मतलब कि बेटा ठीक उसके सामने वाला, देखो ए के सामने वाला, AB के सामने वाला DC है ना, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि AB एंड DC ये दोनों आपस में अपोजिट साइड्स हैं। अच्छा और भी है क्या, बिल्कुल है। AD के अपोजिट कौन सा है, BC है, तो यहाँ पे लिख डालेंगे AD एंड BC। AD और BC भी अपोजिट साइड हो जाएगा। अच्छा अपोजिट एंगल यहाँ पे बता पाओगे कि अपोजिट एंगल कौन सा होगा। बेटा अपोजिट एंगल आपको जल्दी से फटाफट से सोच लेना है कि कौन से अपोजिट एंगल होंगे। ए के ठीक सामने कौन सा है बेटा, ए के सामने C है, तो हम यहाँ पे कहेंगे एंगल A एंड एंगल C आर अपोजिट एंगल्स। अच्छा ठीक है, B के भी सामने D है बेटा, तो यहाँ पे एंगल B एंड एंगल D आर अपोजिट एंगल्स। एग्जैक्टली अपोजिट वाला केस तो आपने समझ लिया। अब अपोजिट वाला केस समझने के बाद थोड़ा सा हम लोग एडजेसेंट वाले को भी समझ लेते हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है बेटा कि बगल में, तो एडजेसेंट साइड्स यहाँ पे कौन कौन से होंगे। सुनो AB के बगल में कौन सा है बेटा, BC है, तो AB BC हो जाएगा एडजेसेंट साइड। AB एंड BC आर एडजेसेंट साइड। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि सर AB के बगल में तो AD भी है, तो ये भी एडजेसेंट हो जाएगा। हाँ बेटा हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं AB एंड AD, ठीक है, AB एंड AD ये भी हमारे एडजेसेंट साइड्स हैं। और भी तुम दिमाग लगा सकते हो, AD के साथ DC ले लो, DC के साथ BC ले लो, आपको जैसे लेना है ले लो, एक्सेट्रा यहाँ पे ETC लिख देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि बगल वाला जो साइड होगा ना वो दोनों आपस में एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगे। तो उसी तरीके से एडजेसेंट एंगल भी बता सकते हो। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, हमें फटाफट से जल्दी से बताओ। देखो यहाँ पे तुम ध्यान दोगे बगल वाला A का एडजेसेंट कौन होगा, B होगा, और A के साथ D भी हो सकता है, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे A एंड B, ठीक है। क्या लिखने वाले हैं, एंगल A
एंड एंगल बी। ठीक है, ये तो पहला एडजेसेंट एंगल हो गया। अच्छा, ए के साथ हम डी को भी लिख डाल सकते हैं। ठीक है, तो एंगल ए एंड एंगल डी। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी को किसी के साथ ले सकते हो। सी का एडजेसेंट डी भी है और सी का एडजेसेंट बी भी है, तो आप कह सकते हो सी बी आर एडजेसेंट एंगल, या बी डी एंड सी आर एडजेसेंट एंगल। आप जैसे मर्जी वैसे कह सकते हो, बस आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उन सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब बताने के बाद में हमें इतना तो लग रहा है कि तुमने पैरेललोग्राम्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया। बेटा फटाफट इसी बीच में हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब कर दो बेटा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपके चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं और आप ही के सब्सक्राइब करने से ये फैमिली आपकी बड़ी होगी। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, वैसे फ्रेंड जो आपके क्लास में हो, जिसको इस वीडियो की नीड हो, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। और इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना और हमें कमेंट कर करके बताना कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम्स हैं। उन सारे प्रॉब्लम्स का हम निदान जरूर करेंगे। ठीक है, चलो इन चीजों को थोड़ा सा हटा देते हैं और चलते हैं, हम लोग आगे मूव करते हैं। देखो ये जो पैरेललोग्राम है ना बेटा, इस पैरेललोग्राम में आपको कुछ बातों को थोड़ा सा समझना जरूरी है और इसके प्रॉपर्टीज यूं कह लो कि उसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और उसी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे ध्यान से समझना। ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, ये भी दोनों आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं। ये रहा ए बी, इसे हम सी कहेंगे और इसे डी कहेंगे। एग्जैक्टली अब यहाँ पे कुछ कंक्लूजन है, कुछ प्रॉपर्टीज है, तो वो चीज को हम लिख देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो तुम कहोगे कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या कहोगे? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये तो उसका डेफिनेशन ही कहता है कि कोई अगर पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। इसका मतलब ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है, एंड और क्या कह सकते हो? ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी। एग्जैक्टली ये बात कह सकते हो। चलो आपने पहली प्रॉपर्टी देख ली, अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। अपोजिट साइड्स बेटा पैरेलल तो होता ही है और साथ में इक्वल भी होता है, तो यहां पे हम लिख डालेंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल बोले तो ए बी के इक्वल डी सी हो जाएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड, और क्या लिख सकते हो? ए डी के इक्वल बी सी, तो यहां पे हो जाएगा AD इज इक्वल्स टू BC। क्लियर है? अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। अच्छा, अब हमें क्या है ना, यहाँ पे एंगल्स के बारे में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाता है, तो उस बात को भी लिख लेते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अरे बेटा आसान है, एकदम आसान है। क्या है ना, बस तुम ध्यान से समझ लो। अपोजिट एंगल तुम्हें पता है, एंगल ए और एंगल सी को अपोजिट एंगल कहेंगे, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या होगा बेटा? ये डी और बी अपोजिट एंगल्स होंगे, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल, तो अपोजिट एंगल्स भी हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले तुमको बताया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब समझते हो? सप्लीमेंट्री मैंने बताया ना, सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल तुम्हें समझ में आ गया, ए और बी एडजेसेंट एंगल होंगे, तो एडजेसेंट एंगल का सम 180, यानी कि एंगल ए और एंगल बी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। कोई कह दिया कि नहीं ए और डी एडजेसेंट लेंगे, तो ए और डी को ऐड कर दो। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल डी कर दो तब भी 180 डिग्री आएगा, एक्सेट्रा। तुम अब एडजेसेंट लेते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करो कि एडजेसेंट लेते रहो फिर आगे बढ़ते रहो। अच्छा सुनो, ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि ये और ये आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, और कॉन्जिक्यूटिव या को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। तो बस बात वही है। ठीक है, यहाँ पे कोई नया चीज नहीं है, नया लॉजिक नहीं है। अच्छा, इसके डायगोनल्स की बात कर लेते हैं। अब देखो ये एक डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल है, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि एक डायगोनल होगा। ठीक है, उसी तरीके से जब ये
डायगोनल इधर आ रहा था ना बेटा, तो आते आते क्या किया, इसको आधा आधा बांट दिया, जितना उधर उतना ही इधर कर दिया, आधा इधर कर दिया आधा इधर कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि एक डायगोनल तो बाइसेक्ट कर दिया, तो ये भी कोई कम नहीं है, ये उससे भी खतरनाक निकला। ये क्या हुआ, ये भी जा रहा था, इसको भी नहीं छोड़ा, इसको भी आधा आधा बांट दिया, यानी कि जितना इधर उतना ही उधर हो गया। तो एग्जैक्टली हम ये कहेंगे दोनों एक पर एक हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे हम लिख डालते हैं उन बातों को कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देने की जरूरत है, फिर समझ में बातें आ जाएंगी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट, बाइसेक्ट कहने का मतलब समझ रहा हो ना, कि दो पार्ट में बांट देना, बाइसेक्ट ईच अदर। जो आपके पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर डालते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि AO इज इक्वल्स टू OC हो गया, AO इज इक्वल्स टू OC हो गया, एंड और क्या कह सकते हो, इधर से कह सकते हो BO इज इक्वल्स टू OD हो जाएगा, BO इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू OD हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बातें? तो तुमने बहुत सारी चीजों को यहाँ तक सीख लिया, पैरेललोग्राम के पूरे खड़ खानदान को तुमने समझ लिया है, ठीक है, कहाँ पे क्या होता है नहीं होता है, साइड्स के बारे में, एंगल्स के बारे में, डायगोनल्स के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग आपने यहाँ पे समझ लिया। तो मैंने थोड़ा सा आपको एक चीज बताया था यहाँ पे ट्रेपेजियम में, कि ये सभी के सभी ट्रेपेजियम हैं, बट ये सभी के सभी बेटा पैरेललोग्राम्स भी हैं। इसलिए पैरेललोग्राम है क्योंकि ये भी पैरेलल होता है। हम डिटेल में बताएंगे, डोंट वरी, हम पूरे का पूरा स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, रोम्बस को आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताने वाले। बट यहाँ पे भी तुम जान जाओ कि रेक्टेंगल स्क्वायर्स में भी दोनों पैरेलल होते हैं, तो पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट ही यही है कि दोनों पैरेलल होना चाहिए। तो एग्जैक्टली ये सभी के सभी तुम्हारे ट्रेपेजियम के साथ साथ पैरेललोग्राम्स भी हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो गया कि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, ऑल रम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। तो ओवरऑल आपने सारी चीजों को समझ लिया है, जान लिया है, बूझ लिया है। अब क्या है ना कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज बताएंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे बेटा एक्सरसाइज का। और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जरूर देखना, स्किप करके मत जाना, तुम स्पीड बढ़ा करके इसे बट देख लो। क्यों? क्योंकि आप जो अपने तरीके से सॉल्व करते हो और हम जो सॉल्व करते हैं, इट में भी दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं। अपनी एक्सपीरियंस से हम सॉल्व करते हैं, तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली में कैसे सॉल्व किया जाता है। इसलिए छोड़ करके मत भागना, डरना मत, ठीक है, पढ़ाई से पीछे मत भागो, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है जो तुम्हें बहुत आगे लेकर के जाएगा, बहुत आगे बेटा। जहां तुम सोच सकते हो ना, फिर उससे भी आगे चले जाओगे, उससे भी आगे चले जाओगे। और ये कौन सा चीज है, तो वो आपको केवल और केवल स्टडी है। जितना ज्यादा क्वालिटी अपने आप में ऐड कर लो उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम तुम्हारे साथ किसी नेक्स्ट लेक्चर में, फिलहाल तक के लिए यही, ओके बाय, गुड नाइट।